हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज में। मैं आपका दोस्त डीके और आज से हम हमारे इस चैनल में हिंदी भाषा हिंदी विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी भाषा को संपूर्ण तरीके से एवं विवरण से समझेंगे और हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा को समझने के लिए मैंने एक कालखंड यहाँ बना रखा है, जिसमें मैंने हिंदी भाषा को अलग अलग भागों में विभाजित किया है ताकि हम हिंदी भाषा को चरणबद्ध चरण या एक एक करके उसको विस्तार से समझ सकें, ताकि हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले हिंदी विषय से संबंधित समस्त प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकें या हल कर सकें। सबसे पहले मैं हिंदी व्याकरण को रखा है। हिंदी व्याकरण हमारी हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य कालखंड है, जिससे हमको भी पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में हम हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास उसका उद्भव, विकास, कब हुआ, कैसे हुआ। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का स्वरूप वर्तमान में कैसा है, प्राचीन काल में जब संस्कृत थी जिससे हमारी हिंदी भाषा क्रमशः निकलते निकलते आई है तो उसका स्वरूप कैसा था। फिर हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में संविधान में हिंदी भाषा का भी स्वरूप क्या है और वर्तमान में हमारी हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है। ये भी हम विस्तार से आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। फिर मैंने लिया हिंदी साहित्य को, ये भी हम पढ़ेंगे। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह दो जो हमारे कालखंड है वो उपयोगी नहीं रहते, जिसमें एक फिर भी पूछ लिया जाता है लेकिन हिंदी साहित्य का बहुत ही कम योगदान रहता है। फिर भी हम हिंदी भाषा की शुरुआत कर रहे हैं तो इसको भी समझेंगे ताकि हमें संपूर्ण जानकारी हिंदी भाषा की हो जाए। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी का पद साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी गद्य का और पद का इतिहास पढ़ेंगे और समस्त प्रकार की गद्य की विधाओं को जानेंगे। चलिए उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य, उसमें काव्य सौंदर्य, फिर हम रस जो बहुत ही अनिवार्य है, उसके बाद हम छंद पढ़ेंगे और अलंकार हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण की बात करूं तो सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को विदित है वर्णमाला, संधि, वर्तनी, ये हम सब पढ़ने वाले हैं क्रमशः। फिर हम शब्द विचार जिसमें हम प्रत्यय, उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव, संधि, उसके बाद हम संज्ञा, सर्वनाम और बारी बारी से हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्दों को पढ़ने वाले हैं। विवरण से और विस्तार से और अनेक उदाहरण से हम समझने वाले हैं ताकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हिंदी से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं वो हमारे एक भी हमसे ना छूटे और हम पूरे के पूरे उसमें मार्क्स या स्कोर कर पाए। इसके लिए हम आगे आने वाली कक्षाओं में इन विषयों को क्रमशः पढ़ने और समझने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको बता दूं, हमारी इस YouTube में या हमारे इस YouTube चैनल में इसके अलावा या हिंदी भाषा के अलावा और भी कई कक्षाएं संपन्न होनी है, जिसमें मैं बता दूं हमारे जो स्टेनोग्राफर या स्टेनो से जो विद्यार्थी या जो छात्र छात्राएं जो अपने एक वर्ष का जो अवधि का कोर्स होता है वो संपन्न कर रहे हैं और स्टेनो में जो हिंदी स्टेनो लेकर के अपना अध्ययन कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं वो किसी भी उससे हो, एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो, दोनों ही माध्यम से वो अगर स्टेनो का कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए भी हिंदी बहुत ही अनिवार्य होती है। उनके लिए भी हम अलग से कक्षाएं संपन्न करेंगे जो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज में मिल जाएगा। उसके लिए मैं एक किताब से आगे आने वाली कक्षाओं में उनको पढ़ाने वाला हूँ, जो दीपक प्रकाशन की किताब है। हमारे छात्र छात्राएं विदित हैं कि दीपक प्रकाशन की किताब से अधिकतर प्रश्न जो है एनसीवीटी, एससीवीटी हिंदी स्टेनो में पूछे जाते हैं, जिसमें व्याकरण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आगे आने वाली कक्षाओं में मैं स्टेनो वाले छात्र छात्राओं के लिए भी कक्षाएं संपन्न करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर कोई हमारे भाई बहन डीसी और पीजीडीसी और पीजीडीसी का कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कंप्यूटर की संक्षिप्त कक्षाओं को यहाँ पर संपन्न करूंगा, जिससे आप सभी को उससे जुड़ी हुई समस्त प्रकार के प्रश्न और उत्तर को समझने में सुविधा होगी। अब बात करते हैं हम वर्तमान में। हमारे कुछ भाई बहन बोलेंगे कि कई सारे हमारे यूट्यूब चैनल हैं, कई सारे हमारे कोचिंग हैं, कई सारे संस्थान हैं, कुछ हमारे भाई बहन घर पे ही बैठ के सेल्फ स्टडी या तैयारी कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि हम इतनी तैयारी या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ के थक गए हैं लेकिन वैकेंसी हमारे सामने नहीं है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वैकेंसी यूँ आएगी और यूँ जाएगी, हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी संपूर्ण तैयारी पहले से ही रखें, वैकेंसी जैसे ही आएगी तो हमको उसमें पूरा स्कोर करना है, इसलिए आप तैयारी
पहले से अपनी रखें, पढ़ते जाएं। वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी, बस हमको हमारा स्थान उसमें सुनिश्चित करना है। इसलिए मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आज वैकेंसी नहीं है, कल वैकेंसी आएगी, आप अपनी तैयारी पूरी करें। जिसमें मैं इस यूट्यूब चैनल में सबसे अधिक जोर देने वाला हूँ हिंदी भाषा में। इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, अलग अलग उदाहरण से और अलग अलग तरीके से समझने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन से बचें, या किसी प्रकार के ट्रिक हिंदी में नहीं चलते। हिंदी भाषा हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बड़े स्वरूप की विस्तार पूर्वक पढ़ने वाली या समझने या समझने वाली भाषा है, इसलिए हम उसको ट्रिक से नहीं पढ़ सकते। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का उत्तर भी अच्छे से दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप किसी भी प्रकार की ट्रिक से बचें, विस्तार से समझें। आप कहीं से भी पढ़ें, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, आप किसी भी कोचिंग से पढ़ें, किसी भी अपने घर में पढ़ें या किसी भी बड़े भाई बहन से पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें, ताकि आप आगे आने वाली आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया। नहीं तो हमारे मन में सीधे प्रश्न आता है काश, मैंने लिखा है KASH, काश मैं उस दिन पढ़ लिया होता, काश मैंने उस दिन ये कक्षा देख ली होती, काश मैंने उस दिन ये कर लिया होता। तो हमारी जो कक्षाएं हैं जो आगे आने वाले दिनों में संपन्न होने वाली है, या हमारी जो यूट्यूब क्लास होने वाली है, उस काश को हम उसमें परिवर्तित करने वाले हैं। हम इस के को बदलने वाले हैं नॉलेज में। आप जितना चाहे उतना नॉलेज गेन कीजिए, जितना नॉलेज आपको मिल जाए कहीं से भी, छोटे बड़े भाई बहन से या किसी भी अन्य शिक्षक से, अपने सहपाठियों से, घर वालों से या यूट्यूब चैनल से, आप जितना ज़्यादा हो सके उतने अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ए फॉर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड विद्यार्थी वाला लीजिए। आपने पढ़ा होगा हिंदी संस्कृत में काक, चेष्टो, बगध्यानी, श्वान, निंद्रा, अल्पाहारी और गृहत्यागी। ये 5 लक्षण हमारे किसके बताए गए हैं? विद्यार्थी जीवन के। तो ये 5 लक्षण हमारे विद्यार्थी जीवन के हैं, तो हम विद्यार्थी हैं चूंकि, तो हमारे अंदर भी ये 5 लक्षण होने चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने एटीट्यूड को भी विद्यार्थी वाला बनाइए। फिर हमारा है एस फॉर शेड्यूल। अपना एक समय सारणी या छोटी सी समय सारणी रखिए। हम कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब नहाएंगे, कब पढ़ना, और पढ़ने का समय तो आप बिल्कुल सुनिश्चित ही कर लें कि मुझे सुबह इतनी देर पढ़ना है, शाम को मुझे इतनी देर पढ़ना है। तो वो एक शेड्यूल बनाइए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। फिर आता है एच फॉर हैबिट। आपकी आदतें बदलिए। आपकी आदतें विद्यार्थी वाली होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको, विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण, काकचेष्टो, बगध्यानी, श्वान, निंद्रा, अल्पाहारी और गृहत्यागी, ये विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण होने चाहिए। काकचेष्टो, कौवे के समान हमारी चेष्टा होनी चाहिए। आपने देखा होगा कौवा कहीं भी बैठा रहता है, लेकिन हम इतनी सी उंगली भी अगर कर देते हैं तो कौवा तुरंत देख लेता है, इतनी उसकी चेष्टा होती है। बगध्यानी, बगुले के समान आपका ध्यान होना चाहिए। आपने देखा होगा बगुले अगर नदी में है और एक बार अगर चोंच नदी में डालता है तो मछली लेकर ही वो वापस निकलता है, इतना ध्यान केंद्रित करके रखता है। तो हमको भी वैसा ही ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करना है। काकचेष्टो बगध्यानी, श्वान, निंद्रा, श्वान कहते हैं कुत्ते को, श्वान निंद्रा, कुत्ते के समान हमारी निद्रा मतलब नींद होनी चाहिए। कुत्ते की नींद आपने देखा होगा, जरा से भी आवाज हुई कुत्ता उठ जाता है। बगध्यानी, काकचेष्टो बगध्यानी, श्वान, निंद्रा, अल्पाहारी, कम खाइए, और गृहत्यागी, वो विलास वाली आरामदायक चीजों से दूर रहिए। वर्तमान में सबसे ज्यादा आरामदायक या आलसी हमको बनाता है मोबाइल। मोबाइल फोन आपका सदुपयोग करिए, पढ़ाई करिए, इधर उधर से जितनी जानकारी हो सके आप जुटाइए, या जितना नॉलेज आपका बढ़ सके बढ़ाइए। मैंने आपको बताया काश को आप किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं। के को नॉलेज में जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज बढ़ाइए, ए को एटीट्यूड में अपना एटीट्यूड विद्यार्थी वाला रखिए, एस को आप शेड्यूल में बदलिए और एच को आप हैबिट में बदलिए। इस तरीके से आप काश को अगर परिवर्तित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी असफलताएं नहीं आने वाली। आप तैयारी रखिए, वैकेंसी आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, लेकिन आएगी जरूर। आप अपनी तैयारी रखेंगे तो आप बिल्कुल अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। चिंता मत करिए। रहीम जी ने लिखा है कि रहीमन चुप ही बैठिए, देखी दिनन को फेर, और जब नीके दिन आई हैं तो बनत न ला गई देर। जब अच्छे दिन आ जाएंगे, जब वैकेंसी आ जाएगी, तो आपकी तैयारी रहेगी तो आपका स्थान आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, नहीं तो फिर हम पछताएंगे। वही कांस आएगा, फिर बोलोगे अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, और अब पछतावा होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी हमारे साथ कोई कहानी ना हो। आप अच्छे से ज़्यादा पढ़िए, हो सके तो आप यूट्यूब की मदद लीजिए। अपने बड़े भाई बहन, अपनी कोचिंग क्लास में बड़े भाई बहन या गुरुजन या कोई भी आपके साथ ऐसा व्यक्ति हो जो जिससे आपको सीख सको, कुछ ले सको, आप उसकी मदद लीजिए।
सीखने के लिए एक हमको चाहिए होता है हुनर। जिसके पास ये हुनर होता है वो कभी भी व्यक्ति पीछे नहीं होता। ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता है। कई व्यक्ति बोलेंगे अरे ये छोटा है, ये मुझसे छोटी है, ये क्या मुझे पढ़ाएगी, ये क्या मुझे पढ़ाएगा, ये तो खुद को नहीं आता है। तो जो व्यक्ति ऐसा अपने जीवन में सोचता है वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। और जो चतुर व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं, वो हर जगह से सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने छोटे से हो, छोटा भाई बहन हो, या कोई छोटा मित्र हो, या कोई भी हो, वो हर जगह से सीखने की कोशिश करता है। ब्रह्म जी ने लिखा है ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षाओं में खूब मिलते हैं हमको पद। ब्रह्म जी ने लिखा है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, और परियो अपावन ठौर पे कंचन तजत न कोई। क्या कहा है ब्रह्म जी ने? उत्तम विद्या लीजिए, हमें हमेशा उत्तम विद्या लेने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी विद्या लेने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि नीच पे हो, यदि वो किसी, चाहे वो किसी भी दरिद्र व्यक्ति के पास, नीच व्यक्ति के पास, या किसी हमसे छोटे व्यक्ति के पास क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें विद्या कहीं से भी मिल जाए, चाहे छोटे से हो, बड़े से हो, कहीं से भी मिले, लेकिन मिले। जिस प्रकार परियो अपावन ठौर पे, परियो मतलब पड़ा हुआ, अपावन अपवित्र, ठौर मतलब होता है स्थान। जिस प्रकार अपावन या अपवित्र स्थान पर कंचन, कंचन मतलब सोना, सोने का पर्यायवाची है कंचन, ध्यान रखिएगा, कंचन मतलब स्वच्छ भी होता है, सोने का पर्यायवाची कंचन। जिस प्रकार कंचन तजत न कोई, कंचन मतलब सोना, तजत मतलब छोड़ देना। जिस प्रकार सोने को कोई नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी गंदगी या अपवित्र स्थान पर क्यों ना पड़ा रहे, वैसे ही हमें विद्या को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी छोटे व्यक्ति के पास हो, हमसे कोई छोटा हो, कम पढ़ा लिखा हो, या हमसे बड़ा हो, लेकिन हमेशा हमें उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अगर एक पाठ तक का ज्ञान है और किसी दूसरे के पास एक पाठ का ज्ञान है, अगर ये एक पाठ का ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पास जो ज्ञान हो जाएगा वो दो हो जाएगा, मतलब ज्ञान की हमें वृद्धि हो जाएगी। और जो व्यक्ति या जो मेरे भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि ये छोटे हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये क्या पढ़ाएगा, ये मुझे बताएगा क्या, ये मुझे समझाएगा क्या, तो वो आज से ये चीज़ें छोड़ दें और अपने ज्ञान में, अपने नॉलेज में वृद्धि करना प्रारंभ कर दें। जहाँ से जितना हो सके, जहाँ से जितना मिल रहा है आप लेते जाएं, वो नॉलेज कभी ना कभी आपके काम आएगा। सुना होगा आप लोगों ने, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। ये सरस्वती की बड़ी पूर्ण बात है कि जितना आप उसको खर्च करते जाओगे उतना वो बढ़ती जाएगी, और आप ऐसे सोचते जाओगे तो वो धीरे 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 घटते ही जाएगी, घटती ही जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जुड़ी हुई बातें मैंने आपको बताया। आगे आने वाले दिनों में हम अलग अलग कक्षाएं संपन्न करने वाले, जिसमें हम सबसे ज्यादा महत्व देने वाले हिंदी भाषा को या हिंदी व्याकरण को। फिर हम इसमें हमारे स्टेनो से जुड़े हुए, स्टेनो हिंदी से जुड़े हुए भाई बहन के लिए भी यहाँ पर कक्षाएं लेके आने वाले हैं, जिसमें मैंने बताई दिया उसमें जो कक्षाएं संपन्न होगी, दीपक प्रकाशन जो स्टेनोग्राफर की किताबें आती है, जिससे हमारे स्टेनो छात्र छात्राओं को डिक्टेशन लिखवाया और पढ़ाया जाता है, हम उससे ही हिंदी की कक्षाएं इसमें संपन्न करेंगे, जिसमें मैं समस्त प्रकार के एरर, जो त्रुटियां होती है, जो स्टेनो वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, विराम चिन्ह हो गया, अशुद्धियां हो गई, मात्राएं हो गई, वचन है, बहुवचन है, बाच है, लिंग है, तो ये समस्त प्रकार की अशुद्धियां हम उसमें दूर करेंगे, जिससे हमारे स्टेनो के भाई बहन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कोरिंग करने में मदद मिलेगी। तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और समझें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। इसके अलावा मैंने बताया आपको DCA और PGDCA जो माखनलाल यूनिवर्सिटी से मेरे भाई बहन एक वर्षीय कोर्स को संपन्न कर रहे हैं, उनके लिए भी हम इसमें संक्षिप्त क्लासेस लेके आने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि इन विषयों से अलग विषय या अलग किसी कालखंड या चैप्टर में आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें बताएं। हिंदी व्याकरण बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है, आप सब जानते हैं, छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत ही बड़ा कालखंड है। हिंदी व्याकरण से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, और मैंने बताया सबसे ज्यादा जो हमको परेशानी या दुविधा होती है वो भी इसी में है। कई मेरे भाई बहन बोलते हैं हमको तो सब आता है, हमको तो हिंदी व्याकरण आती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी मातृभाषा हमको आती है। मैं उनसे सिर्फ छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ तो मेरे भाई बहन फिर वहां कुछ भी नहीं बोल पाते। जैसे कि मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है तिरंगा, ये मैंने लिखा है तिरंगा, मैं किसी से पूछता हूँ बताइए तिरंगा में कौन सा समास है, तो मेरे कुछ भाई बहन बोलते हैं सर इसमें तो द्विगु समास है। अच्छे से देखिए,
द्विगु समास है सर, हमने तो खूब पढ़ा है द्विगु समास है। इसमें जहां भी संख्यावाचक चीजें आ जाए तो वहां द्विगु समास होता है, हमने तो खूब अच्छे से पढ़ा है सर। ठीक है, मैं उनके लिए एक उदाहरण लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अब बताइए, इस तिरंगे को मैंने अंडरलाइन कर दिया, पेपर में आ गया, पूछ लिया कि बताइए इस तिरंगे में कौन सा समास है, तो बोलोगे क्या आप द्विगु? नहीं, यहाँ तो आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये तिरंगा वो तिरंगा नहीं है। तिरंगे का अर्थ होता है 3 रंगों वाला, 3 कलर वाला वो तिरंगा। लेकिन जिस तिरंगे की बात यहाँ पर हो रही है वो कोई भी आम 3 कलर नहीं है या 3 रंग नहीं है, ये वही विशेष या महत्वपूर्ण रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। वही यहाँ पर होना चाहिए, कोई भी 3 रंग नहीं चलेंगे। ये द्विगु समास में है, बिल्कुल सही है आपका कि द्विगु समास है। लेकिन अगर इस प्रकार से वाक्य परीक्षा में पूछा जाता है और अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है, रेखांकित करके पूछा जाता है, तो बताइए इस तिरंगे में कौन सा समास है, तो उस समय में यहाँ पर फिर बहुब्रीहि समास आएगा। ये कुछ दुविधाएं हमारे सामने होती है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम चूंकि उससे विदित नहीं होते, चूंकि हम पढ़ नहीं पाते या जान नहीं पाते, तो फिर हम वहां पर मार खा जाते हैं। जैसे कि एक पेपर में शब्द आ जाता है जरा, अर्थ बताइए, हम यहीं पर चूक जाते हैं कि जरा का अर्थ कुछ बोलते हैं सर थोड़ा होता है, कुछ बोलते हैं सर थोड़ा ही तो है, कुछ बोलते हैं सर जरा मतलब बुढ़ापा भी होता है। लेकिन हमारे मन में दुविधा हमेशा बनी रहती, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों से अवगत नहीं है। हमें स्वर व्यंजन भी आते हैं, बचपन से पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है, ये नहीं बोल रहा हूँ आपको स्वर व्यंजन नहीं आते, आपको स्वर व्यंजन आते हैं, अच्छे से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा चूक जाते हैं, इसलिए हमसे वो चीजें बन नहीं पाती। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि बताइए ये व्याकरण आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, या इसका संधि विच्छेद करिए। मैंने एक प्रश्न और किसी मेरे भाई बहन से पूछा कि ये व्यक्ति शब्द लिखा है, बताइए इस व्यक्ति में उपसर्ग कौन सा है या कौन सी संधि है या इसका अर्थ क्या होता है। तो मेरे भाई ने बताया कि सर व्यक्ति में तो ही उपसर्ग है, धन ही अक्ति है। बिल्कुल सही है, संधि व्यक्ति वी और अक्ति। अब मैंने पूछा कि इसका अर्थ बताइए, तो मेरे भाई बहन कुछ नहीं मालूम, उनको, हमारे विद्यार्थियों को नहीं मालूम कि व्यक्ति का अर्थ क्या होता है। ये व्याकरण बोलते सर वी और आकरण, मैंने बोला कितने उपसर्ग हैं सर नहीं मालूम, एक ही तो है सर वी। बिल्कुल नहीं, जब हम इसको तोड़ेंगे तो वी धन आ धन करण, ये व्याकरण बनी हमारी, वी धन आकरण, वी उपसर्ग लगाए, वी का मतलब यहाँ विशेष है। अब करण, करण मतलब करना, विशेष प्रकार से जो भाषा का शुद्धिकरण करता है या समझाता है वही तो व्याकरण है, जो भाषा का विशेष ज्ञान हमको देता है वो हमारी व्याकरण है। तो इन छोटी छोटी त्रुटियों से बचने के लिए हम हिंदी भाषा को अच्छे से जानेंगे और आपको अपने पढ़ाई करने में, आपको अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और हम और आप मिल करके इसको अच्छा बनाएंगे। तो आगे आने वाली कक्षाओं में मैंने आपको बता दिया कि हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की नियमित कक्षाएं इस हमारे YouTube चैनल में जो है अपलोड की जाएंगी। आप उससे जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको यह वीडियो या हमारी कक्षाएं हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए और खुद अपने ज्ञान को बढ़ाइए और उनको भी बढ़ाने का मौका दीजिए। कभी भी किसी को छोटा ना समझें, अपने ज्ञान में वृद्धि करते जाएं, जहाँ से जितना मिल रहा है उतना आप सीखते जाएं ताकि आपका ज्यों खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे कट जाओ, तो आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हिंदी हमारा विषय है, रुचि नहीं है, मजा नहीं आता पढ़ने में। बचपन से पढ़ते आ रहे सर, आता तो है, सब तो आता है, मैं हमने संधि पढ़ा है, समास पढ़ा है, रस पढ़ा है, छंद पढ़ा है, अलंकार पढ़ा है, सब हमने पढ़ा है, संज्ञा पढ़ा है, संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, क्रिया पढ़ा है, काल पढ़ा है, वचन पढ़ा है, लिंग पढ़ा है, सब तो हमने पढ़ा है। सर हमको क्या नहीं आता? सब तो हमको आता है, हमने हिंदी बचपन से पढ़ा है सर, हमको क्या नहीं आता, हमने तो सब पढ़ा है। मैंने बोला सर बताइए फिर अलंकार से संबंधित एक प्रश्न, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। फटाक से जवाब आता है बहुत सारे छात्र छात्राओं का, सर एक शब्द की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और हम फिर वहां मार खा जाते हैं। एक शब्द की आवृत्ति, फिर मैंने उनके सामने एक उदाहरण लिख दिया, मैंने लिखा चारुचंद्र की चंचल किरणें, ऐसा मैंने एक उदाहरण लिख दिया। बताइए इस लाइन में कौन सा अलंकार है?
हमारे विद्यार्थी बोलते हैं सर इसमें तो अनुप्रास है, इसमें तो कोई दो राह वाली बात ही नहीं है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल छल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अमर तल में। ये उसकी कुछ लाइनें। ठीक, तो ये सर इसमें अनुप्रास अलंकार है। और परिभाषा मैंने पूछा तो बोले कि सर एक शब्द की आवृत्ति जहां बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताइए यहाँ किस शब्द की आवृत्ति बार बार है। फिर हमारे विद्यार्थी, उनको नहीं पता। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति नहीं, यहाँ क्या है, एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, चावण, फिर चावण, 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 एक ही वर्ण की आवृत्ति 4 बार है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार है। ये समझने की बातें, हम कॉन्सेप्ट को समझें। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, आप किसी भी प्रकार की ट्रिक या संक्षेप विधि से ना पढ़ें। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे और ज्ञान आपको उतना ही ज्यादा होते जाएगा। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते। आप जितना कम पढ़ेंगे उतना नुकसान आपका है। आप ट्रिक से एक चीजें सीखते हैं। ढेर सारे चैनल आपने देखा होगा, ढेर सारे हमारे भाई बहन है, बहुत सारे लोग ये ट्रिक सीख लो, वो ट्रिक सीख लो, 2 मिनट में संधि सीख लो। अरे भाई इतना आसान रहता तो लोग संधि में महारत हासिल कर लेते। 2 मिनट में समास याद करें, 2 मिनट, 1 मिनट में तत्सम तद्भव निकालें, 1 मिनट में संधि सीख ले 2 मिनट में। मैं तो उनसे यही पूछना चाहूंगा, बताइए ये यात्रीगण लिखा है मैंने, कौन सी संधि का उदाहरण है, या संधि विकसित करके बताइए। कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करेगी। हिंदी जो है बहुत ही विस्तार पूर्ण विषय है, आप हमेशा ध्यान रखें। जितना विस्तार से आप हिंदी को पढ़ेंगे जानेंगे, फायदा आपका उतना ही ज्यादा है। रही बात रुचि की, तो आप हिंदी को पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसको जानेंगे, समझेंगे, तो उसमें रुचि आएगी। स्कूलों में हमको पढ़ने को नहीं मिला इसलिए रुचि नहीं है। आप जब पढ़ेंगे, मीरा को पढ़ो, गालिब को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, ग्रंथ को पढ़ो, तुलसीदास को पढ़ो, उनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा हिंदी भाषा कितनी अच्छी और सरल भाषा है। मीरा को पढ़ेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सभी खिवायो, खर्चे ना कोई चोर ना लेवे ऐसी पूंजी पायो, और सत की नाव खिवैया सतगुरु भव सागर तरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा की कुछ रचनाएं। आप इनको पढ़ेंगे, आप इनको समझेंगे, तब हमको स्कूल में पढ़ाएगा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, आगे समझाए चलिए। अर्थ नहीं मालूम, दूसरे दिन पूछे नहीं मालूम सर। ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। आप ग्रंथ को पढ़ो, आप रहीम को पढ़ो, तो पता चलेगा। मैंने आपको जैसे कि बोला, ब्रह्म जी ने लिखा ना, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। ऐसे आप समझेंगे तो पता चलेगा। एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, और रही मन फूल सींचियो, रही मन मूल सींचियो, फूल फल नहीं आता है। आप इस तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा कितनी सरल और सहज और बहुत ही अच्छी व्यवहारिक भाषा है, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से समझते आ रहे, फिर भी हमको पढ़ने की जरूरत आज भी पड़ जाती है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, आगे आने वाली कक्षाओं में आप देखेंगे किस तरीके से हम जो है कई चीजों को गलत समझते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, या हमको गलत बता दिया जाता है, फिर वही चीजें हमको हमारे पेपर में, एग्जाम में नुकसान कर जाती है। तो आप ऐसी किसी भी प्रकार के ट्रिक के भ्रम में ना रहें। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ें, विवरण से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ से पढ़ें, आप जहां से भी पढ़ना चाहें वहां से पढ़ें, लेकिन कम पढ़ें, बेहतर पढ़ें। अंत में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, 2 चीजें मैं यहाँ पर आपको कुछ अंतिम में देना चाहूंगा। मैंने यहाँ 2 वाक्य लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको ध्यान से देखिए। मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है गाड़ी चलाना आना, सभी को आता है। वैसे हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, पढ़ना सबको आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से बोलना सीख गए हम, बचपन से बोल रहे हैं, इधर उधर ये वो सब कुछ बचपन से बोलते आ रहे हैं। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सीखा कि कहाँ, कब और कैसे क्या बोलना है। ये सीखने के लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है ना। वैसे ही हमारी ये 2 चीजें हैं, गाड़ी चलाना आना, गाड़ी चलाते कैसे हैं वो आना। हमारे अधिकतर विद्यार्थी आज यहाँ हैं, इसलिए वो हमारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, अच्छे अंकों को प्राप्त नहीं कर पाते।
क्या लिखा हुआ है, गाड़ी चलाना आना, उनको सिर्फ पढ़ना आता है, पढ़ते कैसे हैं वो नहीं आता, वो उनको नहीं आता। अब जिसको गाड़ी चलाना आता है तो वो व्यक्ति या वो बंदा सिर्फ वही गाड़ी को चला पाएगा जिसको वो चलाना आता है या जिसको वो चलाना जानता है। अब मान लिया जाए कि वो किसी हीरो की गाड़ी को चलाना जानता है या उसको हीरो की गाड़ी चलाना आता है। अब मैंने उसको मान लिया जाए कि सुजुकी की कोई गाड़ी दे दी, या मैंने उसको टू व्हीलर दे दी, टू व्हीलर उसको आती है तो फोर व्हीलर दे दी, तो वो चला पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ गाड़ी चलाना आता है। लेकिन जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाते कैसे हैं वो जिस दिन आ जाए तो वो दुनिया की कोई भी गाड़ी को चला सकता है। वैसे ही हमारी पढ़ाई, अगर आपको सिर्फ पढ़ना आता है तो फिर आप समझ लो नीचे हैं, आप एग्जाम तक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अभी कोसों दूर है। और जिस दिन आपको पढ़ते कैसे हैं वो आ गया तो ये समझ जाओ फिर आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो। पढ़ते कैसे हैं आपको जाना यहाँ है, सर हमको हिंदी तो आती है, सर पढ़ना तो आता है, व्याकरण भी आती है, फिर मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ, सर नहीं आते, संधि में पूछता हूँ, सर नहीं आते, मैंने अभी लिखा था एक यात्रीगण बताइए कौन सी संधि, सर नहीं मालूम, उसका संधि विच्छेद पता ही नहीं सर, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी त्रुटियां हैं, छोटे छोटे शब्द जाते पेपर, एक पेपर में पूछा गया था अपंग, बताइए कौन सी संधि है, संधि विच्छेद पूछ लिया गया। हमारे कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर इसमें तो स्वर संधि है, मैंने बोला चलो स्वर संधि है, विच्छेद करके बताओ, तो उत्तर आया सर इसमें विच्छेद होगा अप धन अंग, ये विच्छेद होगा सर अप और अंग। किसी किसी ने तो बोला सर यहाँ अगर आ जुड़ जाएगा तो ये तो अपांग हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो फिर उत्तर आएगी सर ऐसा नहीं, ये ऐसा आएगा अप धन अंग, तब जाके अपंग बनाए सर, ये लिखा है मैंने अपंग। अपंग आप जानते हो किसको बोलते हैं, ठीक। तो विद्यार्थी ने बोला सर ये नहीं आएगा, अगर ये होगा तो फिर ऐसा बनेगा, इसलिए ये गलत, ये ऐसा है सर, इसलिए ये अपंग बना है, ये वाला अपंग बना है। मैंने उनसे बोला कि इस अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, फिर उनको नहीं मालूम। मैं आपको बता दूं कि इस अप शब्द का जो इस अप शब्द का जो अर्थ होता है वो हमारा क्या होता है, पानी या जल नीर। इस अप शब्द का जो अर्थ होता है वो पानी या जल नीर है, और यहाँ लिखा है अंग, तो कौन सा अंग जो पानी का अंग है वो इसका अर्थ है क्या? नहीं, वो इसका अर्थ नहीं है। हमने खूब पढ़ा है आपका क्यों होता है अब्ज, आपने पढ़ा होगा शायद, हम संधि में सीखेंगे आगे। अब्ज किसको बोलते हैं? कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची अब्ज है ना। इसका संधि विच्छेद जब भी हम करते हैं अप धन जा, अप मतलब जल पानी और जा मतलब जन्म लेने वाला, जो पानी या जल में जन्म लेने वाला होता है उसको हम अब्ज बोलते हैं, अर्थात कमल, उसको हम कमल के नाम से जानते हैं। अब सर बोलते हैं यहाँ तो ये है तो फिर ऐसा हो जाएगा, ये कौन सा होगा सर? है तो स्वर संधि और है उसका विच्छेद ऐसे ही, फिर सर ये मात्रा क्यों नहीं जुड़ी? तो वो अपवाद है। अब जिसने पढ़ा है जो जानता है वो उसको मालूम है कि ये अपवाद के अंतर्गत आता है, ये अपवाद है इसलिए उसमें कोई मात्रा की वृद्धि नहीं हुई, ठीक। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले ही मैंने बता दिया, आप किसी भी प्रकार की ट्रिक में भरोसा ना करें। ट्रिक आपके मस्तिष्क को पढ़ने की या सोचने समझने की शक्ति को क्या करते हैं, सूक्ष्म करते जाते हैं, छोटा, क्योंकि आपको पता है हमको छोटी छोटी चीजों से मिल रहा है। आपने गणित में खूब सारी ट्रिकों को देखा होगा, सवाल हल करके देखना, ट्रिकों से आप कुछ ही सवाल को हल कर पाओगे जो ट्रिक जिसमें लागू होती, और आप फिर अगर किसी दूसरे सवाल में जाओगे तो फिर चक्का खा जाओगे। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में कोई संक्षेप रूप है ही नहीं, मेरी माने तो है ही नहीं। आप इसको जितना विस्तार से पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। मेरे जो भाई बहन एसआई की तैयारी कर रहे हैं, संविदा वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो हमारी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं, काफी मदद उनको यहाँ से मिलने वाली है। हम समस्त प्रकार के हिंदी के कालखंडों को या उसके विषय उसके टॉपिकों को एक एक करके विस्तार से और अच्छे से समझने वाले। हम ना कि पढ़ने में ज्यादा भरोसा करेंगे, समझने में ज्यादा भरोसा करेंगे कि संधि है तो विच्छेद कैसे होता है, कैसी संधि मिलती है, संधियां कैसे बनती, उनका अर्थ क्या होता है। हमने खूब पढ़ा है सर, विद्यालय स्कूलों में खूब पढ़ाया गया। ऐसे प्रश्न नहीं आते आजकल परीक्षा में, इतने आसान या सरल प्रश्न पूछने जाए या पूछ लिया जाए तो आपको पता है फिर, तो ऐसे प्रश्न आजकल पेपर में नहीं पूछे जाते। तो आपको तैयारी भी ऐसी रखनी है जिस प्रकार से पेपर सेटर
आपसे प्रश्न पूछता है। अब विद्यालय में खूब पढ़ा है, विद्याधनालय। मैंने पूछा सर विद्या का अर्थ सबको मालूम है, और आलय का कुछ कुछ बोलते सर मालूम है, कुछ कुछ नहीं। सबसे सरल देखिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रसोई घर। रसोई घर सर, रसोई का घर। अरे भाई घर कोई रसोई का है क्या, या रसोई घर की है क्या? नहीं, फिर क्या है फिर ये? जिसको अर्थ मालूम होता है तो फिर वो समझ जाते हैं कि रसोई का अर्थ होता है क्या। अभी बहुत सारे मेरे भाई बहन को नहीं मालूम कि रसोई का अर्थ क्या होता है। मैं आपको बता दूं, रसोई का अर्थ होता है व्यंजन। व्यंजन खाने वाले व्यंजन बनते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के शायद, तो हम बोलते हैं, पढ़ते भी हैं। तो वो है जो व्यंजन बनाने के घर, उसको रसोई घर। रसोई के लिए घर, रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर। तो ये हम समास में पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास का उदाहरण है रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। ठीक, तो यहाँ रसोई का व्यंजन। इस प्रकार से हम अगर संधि सीखेंगे, समास सीखेंगे, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे, तो हम बेहतर पढ़ पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम वही पढ़ते आ रहे हैं, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भाई ना कोई, और आगे आपको मालूम। तो आप इस तरीके से ना पढ़ें, आप किसी प्रकार के संक्षिप्त ट्रिक या फिर छोटी छोटी 2 मिनट 1 मिनट ये वाली चीजों से बचें, उपवाओं से बचें, विस्तार वाली चीजों को पढ़ें। यहाँ से नहीं, आप जहाँ से पढ़ना चाहे वहां से पढ़ें, किताबों से पढ़ें, अधिक से अधिक ज्ञान जुटाएं और सटीक सही ज्ञान जुटाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या बाद में ना हो, कोई पछतावा बाद में ना हो। तो सटीक जानकारी आप जुटाएं, पढ़ते रहें, अपने ज्ञान में। आपको पता है कि ऐसा ही आगे आने वाले दिनों में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आप ऐसी तैयारी करें कि आपका स्थान उसमें सुनिश्चित हो जाए। और ऐसे पढ़ने से स्थान सुनिश्चित नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया, ठीक से याद कर लिया, कि तत्सम ऐसे शब्द होते जिसमें ऋषि आता है, कुछ संधियां ऐसी पढ़ ली, विद्या धनालय, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, ऐसी कुछ संधियां पढ़ ली आपने तो कुछ काम नहीं चलने वाला। व्यंजन संधि कुछ ऐसी पढ़ ली जो हम रोज पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड को समझना पड़ेगा, आपको उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि संधि ईश्वर में है क्या, संधि विच्छेद होते कैसा है। वो आप अगर समझ गए, मैंने बोला था ना कि गाड़ी चलाना आना, चलाते कैसे वो आना, संधि विच्छेद करना आना और संधि विच्छेद करते कैसे वो आना, दोनों में अंतर है। जिस दिन आप संधि विच्छेद करते कैसे, दुनिया की कोई भी संधि आपके सामने रखती जाए, मिनटों में आप उसको विच्छेद कर देंगे। कोई भी समास ला दिया जाए विग्रह कर देंगे, कोई भी प्रत्यय ला दिया जाए अलग कर देंगे, उपसर्ग छांट लेंगे आप, कोई भी त्रुटि आप आसानी से निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आप किसी प्रकार की ऐसी ट्रिकी वाली चीजों से बचें, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से रखें और हमारे आगे आने वाली जो वीडियो लेक्चर है उनको ध्यान से देखें, समझें, पढ़ें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद।